बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। दिल्ली के सीएम का नाम का ऐलान होगा आज शाम को, लेकिन उससे पहले दिल्ली की बीजेपी की विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षकों के नाम तय हो गए हैं। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ दोनों बहुत सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इनको पर्यवेक्षक बनाया गया है विधायक दल के नेता का चुनाव करने के लिए, यानी ऑब्जर्वर हैं। आज शाम को 6:30 बजे जो बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी उसमें ये दोनों बीजेपी सीनियर लीडर्स जो हैं ये ऑब्जर्वर के तौर पर जाएंगे और वहां विधायकों से राय मशवरा करके उनका नेता चुनेंगे, मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करेंगे। ये इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ ये दो सीनियर नाम ऑब्जर्वर के तौर पर सामने आए हैं। जी बड़ी स्पष्ट लगने लगी है कि कोई पूर्वांचली जो है वो सीएम पद का दावेदार अब नहीं है। अब नहीं है। चलो एक देवेंद्र जरा इस खबर पर बता दें हमको और डिटेल। अगर देवेंद्र, दो नाम रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़ ऑब्जर्वर। हाँ बिल्कुल सौरभ, बीजेपी अपने केंद्रीय पर्यवेक्षकों के जो नाम तय करती है वो नाम सिर्फ तय करने के लिए नहीं तय किया जाता, बल्कि उसके पीछे मैसेजिंग भी होती है और वेटेज भी होता है। जैसे किसी राज्य में अगर ये आशंका हो कि वहाँ पे ज़्यादा विरोध हो सकता है तो बहुत हैवी वेट भेजा जाता है। किसी राज्य में किसी मैसेज के तहत भेजा जाना हो तो वहाँ पे महिला को भी केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण को जैसे एक जगह भेजा गया था महाराष्ट्र में। तो उस लिहाज से दिल्ली वाले मैसेज को अगर आप देखें तो पूर्वांचल समाज से आने वाले केंद्र में मंत्री रहे बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद, उनका चयन किया गया। दूसरा हरियाणा से आने वाले जाट कम्युनिटी के ओम प्रकाश धनखड़। अब ये पूर्वांचली ऑब्जर्वर और जाट ऑब्जर्वर मिलकर सौरभ बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी कि वैश्य कम्युनिटी के मुख्यमंत्री के चयन पे मुहर लगवाएं विधायकों के साथ। मतलब आप कह रहे हैं कि जिस समाज के ऑब्जर्वर है उस समाज का विधायक दल का नेता होगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। हाँ मतलब राजनीतिक तौर पे तो बीजेपी जैसी पार्टी ऐसा नहीं करती सौरभ। ऐसा नहीं है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है या किसी, मतलब बहुत सारे लोग हंसेंगे भी इस बात पे, लेकिन पार्टी, जैसे मैं ये बहुत गंभीरता के साथ बता रहा हूँ कि केंद्रीय पर्यवेक्षक का जब नाम तय करती है तो उसमें राजनीतिक मैसेज और वेटेज दोनों का ध्यान रखा जाता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है। और यहाँ भी ये अपवाद नहीं हो सकता, दिल्ली में भी इन दोनों नाम का चयन किया जाना। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बता दी देवेंद्र। वैसे आपकी राय, आपकी जैसी राय रखने वाले यहाँ अनिल जी बैठे हैं, अभी जस्ट यही बात कह रहे थे कि अगर ये दो नाम हैं तो मतलब पूर्वांचली और जाट नहीं हो सकते। अब ये अगर ये बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल राजनीति जो है वो संदेश, पूर्वांचली सौरभ जी, राजनीति जो है वो संदेशों की भाषा है। यहाँ पर जो भाषा है वो संदेश जो जा रहा है वो बड़ा स्पष्ट कहीं ना बैठ जाए कि भाई जाट धनखड़ साहब हो गए और रविशंकर प्रसाद वो हो गए, क्योंकि ये बहुत बहुत चर्चा में आ रहा था कि एक पूर्वांचली ये होगा, पूर्वांचली को ये कर देंगे, वो बना देंगे। तो अगर वो वाली गणित कहीं यहाँ पर बैठती है, वो वाला बैलेंस कहीं स्थापित होता है। देखिए, चूंकि देवेंद्र ने बताया कि ये बीजेपी में ऑब्जर्वर जिस तरीके से जो नाम चुने जाते हैं और फिर वो फाइनल राज्य में विधायक दल का नेता जैसे चुनवाते हैं, उस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि ये अगर इस समाज के हैं तो उस समाज का लीडर वहां पर शायद ना चुना जाए। अदरवाइज बहुत लॉजिक इसमें ढूंढेंगे तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है भाई। ऐसा कोई आरोप थोड़ी लग जाएगा कि रविशंकर प्रसाद चलिए साहब पूर्वांचली हैं तो इन्होंने जाकर कोई पूर्वांचली का नाम आगे बर्बाद दिया। यहाँ पर सब जानते हैं कि नाम तो कहां से आया है। नहीं, यहाँ पर कोई संविधान 3 की धारा 4 में तो नहीं लिखा गया, ये तो तय है कि कोई संविधान 3 की धारा 4 में नहीं है। लेकिन मैंने जैसे बताया ना कि राजनीति जो है वो संदेशों की भाषा है, तो शायद यहाँ पे वो संदेश देने की कोशिश हो सकती है कि भाई क्योंकि कुछ बोल रहे थे उनकी बात रह गई। जी देवेंद्र, आप क्या कुछ कह रहे थे आप? सौरभ, मैं ये कह रहा था कि पूर्वांचली मुख्यमंत्री फुल फ्लेजेड तो होना भी नहीं था, संभव भी नहीं था। लेकिन ये जरूर है कि जैसे अजय महावर का जो नाम है मूलतः वो बनेंगे वैश्य कम्युनिटी के होने के चलते, अगर उनका नाम आता तो या उनके नाम पे मोहर लगती है तो, और क्योंकि उनका जन्म बिहार में हुआ है तो उस लिहाज से पूर्वांचली एंगल था। अन्यथा ये तय मानिए कि जो पार्टी ने विचार किया था, जैसा कि पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अगर महिला प्लस वैश्य, रेखा गुप्ता में ये दोनों चीज़ें हैं, अगर वो नहीं होता है तो फिर अन्य नाम जैसे चाहे महावर की बात कर लें या फिर जितेंद्र महाजन की बात कर लें, इस तरह के नाम पे। लेकिन अब जो पूरा जीरो इन होना चाहिए वो वैश्य कम्युनिटी पे होना चाहिए, इसके संकेत नजर आ रहे हैं सौरभ। तो वैश्य कम्युनिटी प्लस महिला तो मतलब डबल प्लस रेखा गुप्ता इज इक्वल टू रेखा गुप्ता नहीं। और मतलब मुझे लगता है कि अगर उस लिहाज से देखें तो सचमुच भारतीय जनता पार्टी की इतनी राज्यों में सरकारें हैं, किसी वजह से कोई और कारण हो लेकिन फिर भी महिला नहीं बन पाई। और वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ कहा ही जाता था कि ब्राह्मण बनियों की पार्टी,
तो अगर कोई नेता ऐसा है जिसका संगठन का बैकग्राउंड है, छात्र राजनीति से निकल कर आया है, दिल्ली में नगर निगम का चुनाव लड़ा जीता है, फिर विधानसभा में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा चयन होगा। जो जिन नामों की और हम बात कर रहे थे उसमें एक अच्छा चयन होगा। और इनके ऊपर अरविंद जी को हमला करने के लिए भी थोड़ा आप सोचना पड़ेगा, 100 बार कुछ ठोस निकालना पड़ेगा। आप ये जो थियरी है कि ऑब्जर्वर से भी मैसेज जाता है, नहीं, इसके बारे में क्या इसमें अपवाद भी है। देखिए, जब जयराम ठाकुर को हिमाचल का मुख्यमंत्री बनाया गया था तो केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर गए थे उस समय, तो वो भी ठाकुर थे, जयराम सिंह ठाकुर भी ठाकुर थे। तो इसमें अपवाद भी ऐसा नहीं है कि अगर ये बना दिया गया इसका मतलब ये है कि जिस पृष्ठभूमि से या जिस जाति से वो आते हैं उसका नहीं बनेगा। पार्टी जरूर कोशिश कर रही होगी कि संदेश देने की कोशिश करे। मुझे लग रहा है कोई अपवाद भी निकल सकता है, और जिन नामों की चर्चा चल रही है उसके अलावा भी कोई तीसरा नाम शाम को 7 बजे बैठक के अंदर निकल सकता है। नहीं, लेकिन अब देखिए नाम चुनने होते हैं, कभी कभी कई राज्यों में अमित शाह भी गए, हरियाणा में तो अमित शाह ही गए, खुद गए। उत्तर प्रदेश में अमित शाह गए थे, उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। ये माना जाता है जहां पर ज्यादा उम्मीदवार होते हैं या कोई नाराजगी की कोई यहाँ गुंजाइश होती है, थोड़ा मजबूत नेता बनते हो आप। और राजनाथ सिंह जी को भेजा था ना वसुंधरा को, जब नहीं बनाना तब राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक बन के गए थे। हेवीवेट नेता है, बड़े नेता है, तो लग रहा था कि अगर वहां कोई ऐसा स्थिति ना आए तो राजनाथ सिंह को बनाकर भेजा गया था। तो रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ को बनाया गया, तो इतने हेवीवेट नेता नहीं है। मतलब ये वैसी अथॉरिटी वाले नेता नहीं है, बिल्कुल वो उस कद के नेता नहीं है। फिर वही बात है ना, फिर इनके नाम का चयन के पीछे कोई लॉजिक होगा ना। नहीं सौरभ जी, मैं बता दूं, ये दोनों नेता ऐसे हैं जो दिल्ली के कार्यकर्ताओं, मतलब दिल्ली के विधायकों को, बहुत सारों को बहुत अच्छे से जानते हैं। दोनों, ओपी धनखड़ भी जानते हैं और रविशंकर प्रसाद हरियाणा में बिल्कुल दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं, और कईयों से इनके व्यक्तिगत बड़े अच्छे संबंध हैं। मतलब दोनों नेता ऐसे हैं जो दिल्ली की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं, दिल्ली के नेताओं को बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, चूंकि संदेश ऊपर का लेके जाना है और ऊपर तक लेके आना है, तो शायद ये औपचारिकता है इस पर्यवेक्षक बनाने के पीछे। इससे ज्यादा और आप अपनी थ्योरी पर कायम हैं? बिल्कुल, मैं कायम भाई अगर ये एक जाट और एक पूर्वांचली अगर पर्यवेक्षक बने तो इन दोनों समाज से नहीं। देखिए, संविधान 3 की धारा 4 नहीं है संशोधन ना तो मैं कर सकता हूं ना लिख सकता हूं, लेकिन यह जरूर है कि सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि जिस जाति के व्यक्ति को परवेश वर्मा, इस खबर के बाद परवेश वर्मा आपकी लिस्ट में डाउन हुए? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है नहीं, परवेश वर्मा टॉप 7 में जरूर है। अब सर ये कोई बात नहीं, टॉप 7 की बात नहीं, मंत्री की तो हमने बात ही नहीं की आपसे। नहीं, मंत्री की तो बात ही नहीं हम कर रहे। सीएम पद के लिए मुझे बिल्कुल इसके बाद और ज्यादा खटका लगता है कि मुश्किल है, मुश्किल लगता है बिल्कुल। ठीक है, ऑलराइट। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है ये सामने आ गई है। और आपको समीर जी को शायद याद होगा और हर्षवर्धन जी को भी याद होगा, जब साहिब सिंह वर्मा जी को भी सीएम बनाया गया था, उसके बाद जब वापसी उनकी होनी थी तो उसको लेकर के भी बहुत उनको संघर्ष करना पड़ा था। वो अटल जी ने उनको एक चिट्ठी लिख के दी थी, उस चिट्ठी को वो कई बार दिखाया करते थे। बहुत संघर्ष के बाद दोबारा उनकी वापसी हुई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल में। एक बार मैं व्यूअर्स के लिए इस खबर को जो इसके पीछे हम लोग बात कर रहे हैं उसकी वजह बता देता हूं। देखिए, ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक नियुक्त हुए रविशंकर प्रसाद जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार से आते हैं, और ओपी धनखड़ जी सीनियर लीडर हैं, हरियाणा से आते हैं, एक पूर्वांचली और एक जाट समाज से आने वाले। चर्चा ये चल रही है, देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर, उन्होंने ये बताया, सेकंड किया अनिल जी ने इस बात को, कि जिस जाति का पर्यवेक्षक नियुक्त होता है उस समाज से आने वाले व्यक्ति को सीएम का चेहरा नियुक्त बनाया जाए। ऐसा बीजेपी में बहुत कम हुआ है। एक अपवाद, क्योंकि यहां बता दिया अभी समीर जी ने, एक अपवाद इसका है, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि जिस समाज से ऑब्जर्वर गया उस समाज का विधायक दल का नेता तो नहीं चुना गया। तो ऐसे में क्या, अगर धनखड़ जी हैं तो मतलब जाट, तो परवेश वर्मा जी की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, या पूर्वांचली के नाते अब रविशंकर प्रसाद हैं तो कोई पूर्वांचली चेहरा, जैसे हम अजय महावर की बात कर रहे थे, उनका नाम जो है वो थोड़ा उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। अब ये जैसा हमने आपको कहा, दुनिया के सारे लॉजिक लगाए जाएंगे, ये भी उसमें से एक लॉजिक है। नहीं, देखिए, अजय महावर तो जब भाजपा के 8 विधायक थे तब भी जीते थे गोंडा से, तो उसकी वजह से है वो वहां, वो कोई पूर्वांचली की वजह से नहीं है। और मैं पहले दिन से ये बात हम लोग कहानी कुर्सी की में डिस्कस कर रहे हैं, पूर्वांचल का मुख्यमंत्री बना के बिहार नहीं साधा जा सकता, ये भारतीय जनता पार्टी। सवाल वो नहीं है, मैं तो कह रहा हूं अगर दिल्ली में आपको हर कम्युनिटी का वोट मिला है, पूर्वांचली में तो अभी भी ज्यादा बड़ा वोट वो अरविंद केजरीवाल के साथ है, और बिहार के जो मतदाता हैं वो केजरीवाल के साथ हैं। मैंने देखिए चर्चा की शुरुआत में एक बात कही थी, दिल्ली में कास्ट कैलकुलस चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चले। मैं कहता हूं ऐसा हो ही नहीं सकता कि चले। कास्ट कैलकुलस नहीं चलता है, लेकिन आप जब इस तरह के फैसले लेते हैं तो उसमें कुछ स्वाभाविक दावेदारी जो हो तो जरूर देखते हो। मैं फिर कह रहा हूं,
भाई जो परवेश के स्वाभाविक है। परवेश वर्मा पूरा नाम देखा जाएगा ना। हाँ, स्वाभाविक दावेदारी है ना, अभी भी दिल्ली के स्वाभाविक मुख्यमंत्री दावेदारी। अभी भले मैं कह रहा हूं उसके पीछे जाट बैक ऑफ द माइंड होगा ना हमेशा, जब आप परवेश वर्मा का नाम लेंगे। भाई मैं कह रहा हूं कि अगर एक वर्ग आपको आपकी नेशनलिस्ट पॉलिसी की वजह से वोट देता है, भले वो किसी जाति का हो, तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि आप उसको इसलिए किनारी कर दें कि वो इस जात का वोट है इसलिए हम किनारी। लेकिन यह तय मानना सर कि जो मुख्यमंत्री चुना जाएगा दिल्ली का, वो सिर्फ दिल्ली के कास्ट इक्वेशन के हिसाब से नहीं होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुनेंगे तो उसका संदेश वो बाकी पूरे दूसरे राज्यों में, पूरे देश में देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री चुन के आप दिल्ली को संदेश देना है, बाहर के राज्यों वो ये मानने को तैयार नहीं है ना कि कोई मैसेज जाता है, कह रहे कोई मैसेज नहीं जाता है। नहीं, मैं इस बात का बिल्कुल आपकी बात का समर्थन करता हूं कि दिल्ली में जितने भी बीजेपी के चाहे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आप उनके नाम उठा करके देख लीजिए, आप कांग्रेस के डीपीसीसी के प्रेसिडेंट्स का नाम उठा के देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई आकर के, महाबल मिश्रा को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया भाई, जब वो प्रदेश कांग्रेस में थे। इधर दूसरे जो भाजपा में जो है, आप देख लीजिए, खुराना जी रहे, विजेंद्र गुप्ता रहे, अभी वीरेंद्र चावला हैं, सतीश उपाध्याय, ठीक है, सतीश उपाध्याय रहे, मनोज समाज मैटर करता है ना। बिल्कुल, एक लाइन तो इसलिए हाँ, इसलिए स्पष्टता आ जाए। हाँ, जब मैं कह रहा हूं कि मैसेज नहीं जाता है तो यहां के का मैसेज नहीं जाएगा। हाँ, अगर जाट यहां भी मजबूत नेता खड़ा होगा तो उसका मैसेज जाएगा ना भाई। अगर यहां का बड़ा वैश्य नेता है वो खड़ा होगा और यहां उनका वोट है, आप यहां बना दो हाँ, और दूसरी जगह मैसेज दो, तो ये नहीं होने वाला। बिल्कुल, ये कभी दिल्ली में होता ही जाट बनेगा तो हरियाणा, राजस्थान, यूपी में फायदा बिल्कुल होगा। मैसेज बिल्कुल वो संदेश जाएगा, बिल्कुल मैसेज जाएगा। आप इसको दोनों को समझिए ना, जाट आपके साथ भी है, पंजाबी आपके साथ भी है, वैश्य, और मैं आज भी नहीं मानता हूं कि पूर्वांचली इनके साथ उस तरह से रहा है। 43% प्लस वोट है, जो झुग्गी झोपड़ी के वोट है, जो पूर्वांचलियों का वोट है, वो अभी भी 60% है, वो अरविंद केजरीवाल के साथ बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो आप किसको लेके बीजेपी ने जाएंगे? जो आपके सेंधमारी साथ की है है, उसमें बस। तो आप जो आपके साथ है उसको आप छोड़ देंगे? मतलब ये तो कोई बात ही नहीं हुई। पंजाबी आपको पूरा का पूरा वोट दे रहा है, वैश्य आपको पूरा का पूरा वोट दे रहा है, जाट आपको पूरा का पूरा वोट दे, मिडिल क्लास रेखा गुप्ता फिर अगर लिस्ट टॉप पर आ गई, अब टॉप पर आ गई। देखिए साहब, ये भी हमारे पैनलिस्ट की राय में अभी तक परवेश वर्मा टॉप पर चल रहे थे, अब रेखा गुप्ता टॉप कंटेंडर इस पोस्ट के लिए। अगर देवेंद्र हमारे साथ हैं तो देवेंद्र, आपकी पॉलिटिकल साइंस भी यही कहती है कि अब रेखा गुप्ता की दावेदारी और मजबूत मालूम पड़ती है कम से कम? और निश्चित तौर पे सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं कि पॉलिटिकल लॉजिक के हिसाब से तो फिट थी ही, और जो जानकारी हमने शेयर की कि संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद अगर टॉप सोर्स के द्वारा ये बताया गया कि महिला में जिस सिर्फ एक नाम पे चर्चा हुआ वो एक नाम रेखा गुप्ता का है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके अपने बैकग्राउंड के आधार पर और जिस प्रकार से पार्टी के टॉप लीडरशिप में जो लोग उनको जानते हैं वो उनके कामकाज की तारीफ करते हैं। जैसे एक बहुत कॉन्फिडेंट लीडर के तौर पे वो जानी जाती हैं, बहुत अच्छी वक्ता के तौर पे जानी जाती हैं, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से और डीयू जैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल के आई हुई हैं, तो उनको डिबेट करना वगैरह आता है, इन सारे कम्युनिकेशन में वो बहुत माहिर हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके प्लस पॉइंट है। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसके आधार पर उनकी दावेदारी को लेकर खारिज किया जा सके। रह गई बात दूसरी तरफ, जो एक दिलचस्प चर्चा चल रही थी, हालांकि निश्चित तौर पर वो लाइटर लोड में ज़्यादा है, बट उसका मैसेजिंग जरूर रहता है कि जब वहां पे जयराम ठाकुर को चुना गया, आपने शुरू की है चर्चा, ये भी निर्मला सीतारमण पहली केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पे थी, और तब भी निर्मला सीतारमण वहां पहली केंद्रीय पर्यवेक्षक थी। नरेंद्र सिंह तोमर दूसरे थे, केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण थी वहां पे 2017 में, और 2022 में जब चुना गया उनको नेता प्रतिपक्ष के तौर पे, तो उस समय विनोद तावड़े गए हुए थे। समीर जी, नरेंद्र सिंह तोमर भी पर्यवेक्षक थे, ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर भी पर्यवेक्षक थे। मुझे लगता है कि जो बात ये देवेंद्र कह रहे हैं या समीर जी कह रहे हैं, दोनों का एक एक्सेप्शन है, एक रेगुलर दिखता है, लेकिन ये तो है ही ना कि जब आप किसी समाज से किसी को पर्यवेक्षक बना के भेजते हैं तो लगभग, मतलब बनाने को बना दे तो उसमें कोई क्या कर लेगा, लेकिन लगभग ये कोशिश की जाती है कि उस समाज का नहीं होगा। नहीं, कई बार और भी कई वजह होती है जिसकी वजह से भाई ये हुआ कि चलो सौरभ को भेज देते, सौरभ ने कहा नहीं मेरा तो फर्स्ट बुलेटिन है, तो ये हुआ अच्छा चलो ठीक है समीर जी हैं उनको भेज देते, उनकी ये विशेषताएं हैं। तो अपने वाला बनाना भी होता है ना, वसुंधरा जी को बनाना था तो राजनाथ जी को भेजना पड़ा, एग्जैक्टली। और कई बार थी, और कई बार ये भी होता है कि भाई ठीक है सामने ठाकुर है। यूपी में कौन गया था? याद आ रहा किसी को? अमित शाह गए थे 2017 में ना, 2017 में अमित शाह गए थे, अमित शाह पर्यवेक्षक थे, सेंट्रल ऑब्जर्वर अमित शाह थे। अमित शाह ने तो कहा भी था कि मैंने बहुत लड़ के योगी जी को मुख्यमंत्री बनवाया। अमित शाह गए थे उस समय 2017। तो ये जो दो नाम है संदेशवाहक ही ना? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है ये संदेशवाहक है, और एक औपचारिकता होती है, ये औपचारिकता है, और सबसे राय मशवरा हो जाएगा, सबके साथ चाय पी ली जाएगी, और उसके बाद फिर पर्ची निकाली जाएगी। नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं है दिल्ली में, कोई विवाद नहीं। पर्ची निकलेगी कि नहीं?
किसी को पर्ची थमाई जाएगी या नहीं दिल्ली में? राजस्थान का एक सीन नहीं चीज भूलता ना वो। तय है, तो यही होगा। वसुंधरा जी को जो मैसेज दी गई थी बोलने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में अब झगड़ा जैसा कुछ नहीं होना है, ये तय है, वो स्पष्ट है एकदम। और ये लाइन सबको पता है। अब ये 93 से 98 वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। किसी एक विधायक मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये, और ये कई बार ऐसा लगता है कि बड़ा निर्दयी फैसला होता है ये, कि भाई वहां वसुंधरा जी के मन में कुछ था, आपने उन्हीं के मुंह से नाम अनाउंस करवाया। मैं वैसे ही कह रहा हूं, दिल्ली में मान लीजिए जिसको हम सबसे प्रबल दावेदार मान रहे हैं, मतलब प्रवेश से मैं नहीं बोल रहा किसी का नाम नहीं ले रहा, मान लें उन्हीं से जब नाम बुलवाया जाए, आप वही होगा सर, किसी सीनियर विधायक से कहलवाया जाएगा भाई। देखिए कि किसका नाम भी प्रस्तावित है। हाँ, जो एक चीज होती है कि एक आदमी प्रपोज करता है, एक सेकंड करता है या दो लोग सेकंड करते हैं, तो 3 नाम तो ऐसे तय किए जाएंगे, तो टॉप 5 में से 3 को उसमें रख लीजिए, एक को वहां रख दीजिए। मतलब इस टॉप 5 में 3 तो वो हैं, 3 वो हैं, 3 वो सेकंड करेंगे और प्रपोज करेंगे। वो क्यों सेकंड करने के लिए है? प्रपोजल सेकंडर भी तो चाहिए ना भाई। सबसे सीनियर नाम कौन है बीजेपी के इस वक्त इन 48 में? रोहिणी से जो विधायक है वो भी सीनियर है, बिष्ट है, मोहन सिंह बिष्ट है। मोहन सिंह नहीं, बिष्ट है, अगर एक शर्मा ओपी- है, नहीं एक नहीं, ओपी अगर शर्मा है, विजेंद्र गुप्ता शर्मा है, है। ओपी शर्मा नहीं है। सबसे जो वरिष्ठ हैं वो एक सज्जन है, त्रिनगर से जीते त्रिनगर हैं। से जो जीते हैं। अगर आप उम्र की बात करें तो वो है, तिलकराम और अगर गुप्ता, तिलकराम गुप्ता है वो। और विधायकी अनुभव की बात करें तो मोहन सिंह बिष्ट और राजकुमार चौहान, ये 2 लोग हैं। त्रिनगर से जीते तिलकराम गुप्ता, तिलकराम वो गुप्ता जी 73 इयर्स के उम्र ओल्ड में है। सबसे वरिष्ठ उम्र हैं, में और उम्र में सबसे छोटे उमंग बजाज हैं जो राजेंद्र नगर से जीते 31 साल के। और अगर आप विधायी कार्य कामकाज की बात करेंगे तो मोहन सिंह बिष्ट और राजकुमार चौहान दोनों, क्योंकि राजकुमार चौहान पहली विधानसभा में भी थे, तो कांग्रेस से हैं, वही कांग्रेस तो कोई- इसलिए उनको तो रूल आउट। उस लिहाज से तो विजेंद्र गुप्ता, अरे तो वैसे भी उस आप लोग बात- सेकंड करने के लिए तो उनका नाम, और अगर वेटेज की बात करेंगे, सेकंड करने के लिए भी उनकी जरूरत नहीं है, सेकंड करने के लिए भी पर्याप्त नहीं। यहाँ नाम बहुत है ना, सारे Exactly. बीजेपी के ठीक ठाक नेता हैं। सौरभ, राजनीति सबसे करते बड़ी हुए बात लंबे क्या है समय कि 98 के बाद भाजपा के पास दिल्ली में सत्ता नहीं थी, और दिल्ली में सत्ता ना होने के बाद लड़ाई बराबर करनी थी, चाहे वो शीला दीक्षित के सामने लड़ाई करनी थी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के सामने लड़ाई करनी थी। तो जितने नाम हम देख रहे हैं, जितने लोगों को देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक नहीं, 2 नहीं, दर्जनों सैकड़ों रैलियों में डंडे खाए हैं, पानी की बौछारें सही हैं, जिन्होंने बहुत काम किया, एक एक कार्यकर्ता को मनाया है, रूठे को मनाया है, रूठाया भी है। जब उनको टिकट मिल गई तो बाकी लोग रूठ बिना गए। पावर के किया है सब, बिल्कुल बिना पावर के किया, और कई बार अपने संसाधनों पे किया है। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जो 20 लोगों को अपनी गाड़ी में बिठा करके लाए, अपने आप से खाना खिलाया, अपने आप से चाय पिलाई। कई बार पत्रकारों के साथ बैठे हैं तो चाय के पैसे वो लोग दे रहे हैं, तो ऐसे लोग भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब वजह है, इन लोगों के जो उम्मीदें हैं ना, इनकी जो आकांक्षाएं हैं, वो शायद इसीलिए ज्यादा जगी हैं कि भाई हमने बहुत मेहनत की है। अब आशीष सूद ने आप सबके अंदर एक गट फील से एक नाम आ रहा होगा, वो नाम बता दीजिए। सबके अंदर होगा, ऐसा हो नहीं सकता ना हो। से ज्यादा मैं कहूंगा कि जो भी खबरें आ रही हैं, हाँ, उसी से, हाँ, तो जाहिर है उससे तो रेखा गुप्ता का नाम भी, रेखा गुप्ता का नाम ऊपर top दिखता पर है। बिल्कुल। आपको समीर जी? रेखा गुप्ता और एक कोई दलित, मुझे लग रहा है कि दलित भी बन सकता है। कोई रेखा गुप्ता कंफर्म नहीं कि रेखा गुप्ता ही मुख्यमंत्री बनेगी, हो सकता है कि जब शाम को बैठक होगी तो किसी दलित का भी नाम आ सकता है। तो या तो महिला बनेगी या दलित अनिल बनेगी। जी, देखिए, जिस तरीके के हालात अभी दिख रहे हैं और जो सारी राजनीतिक उठापटक दिख रही है, उससे मुझे लग रहा है एक जो संदेश निकल के आ रहा है वो शायद महिला और वैश्य, और उस मामले में रेखा गुप्ता सबसे ऊपर दिखती है। देखिए इतना तो कंफर्म है कि जैसा देवेंद्र ने बताया कि महिलाओं में चर्चा केवल रेखा गुप्ता के नाम की, और कोई है ही नहीं, कंसिडरेशन में ही नहीं है। देखिए, पुरुषों के नाम की लॉटरी निकलेगी फिर तो कई दावेदार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर महिलाओं में बात की जाएगी तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं कि रेखा गुप्ता सबसे भारी नाम है। ठीक है। इसके अलावा एक खबर कल के लिए भी थी। कल जो रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है, उसके सिलसिले में भी इंटरेस्टिंग खबरें आई थी। एक तो अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी जाएगी वहां आने के लिए, मुझे लगता है आतिशी जी को भी जाएगी। हाँ, कार्यवाहक मुख्यमंत्री कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं अभी, तो उनको भी मुझे जाएगी। लगता है कि अब वो आएंगे या नहीं अलग बात है।